कभी कभार ये होता है कि जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। मिसाल के तौर पे अगर 1000 का एसेट था तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे दे कि जी आपको सब्सिडी दे दी है 100 रुपीज़ की, तो वो जो एसेट है वो हमें पड़ता है 900 का। ठीक है, तो ये जो सब्सिडी होती है, ये जो ग्रांट होती है, इसको वो टैक्स वाला पर्सन कह रहा है कि एसेट की कॉस्ट में आपने ऐड नहीं करना। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट दे दी जाए या कोई सब्सिडी दे दी जाए फॉर द एक्विजिशन ऑफ द एसेट, तो उसको एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। लेकिन इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है कि जो सब्सिडी होगी वो आपने देखनी है कि क्या वो एग्जेम्प्ट है या फिर वो टैक्सेबल है। ये क्वेश्चन में बताया गया है जाएगा, ठीक है, कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि क्या वो एग्जेम्प्ट है या वो टैक्सेबल है। तो अगर 1000 रुपये का एसेट था और 100 रुपये की सब्सिडी थी, तो एक असूल आपने याद रखना है कि स्टार्ट हमेशा नेट से करना है। स्टार्ट हमेशा नेट से करना है। मिसाल के तौर पे उसने कहा, इसी एग्जांपल को ही देख लेते हैं कि जी 1000 का एसेट है और 100 की सब्सिडी है, तो नेट से स्टार्ट करने का मतलब है कि मैं उसे 900 लिखूंगा। अब अगर क्वेश्चन में उसने मुझे बता दिया कि वो सब्सिडी एग्जेम्प्ट है, तो मैं 900 पे ही रहने दूंगा, अपने एसेट को चेंज नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसने बता दिया कि वो जो दी गई ग्रांट या सब्सिडी टैक्सेबल है, तो मैं उस 900 में दोबारा वो 100 ऐड करके उसे 1000 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 900 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और एसेट की कॉस्ट 900 ही रहेगी। द मेन थिंग इज दिस कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी नेट ऑफ द सब्सिडी। और अगर आपको उसने बता दिया क्वेश्चन में कि भाई वो जो ग्रांट या सब्सिडी है वो एग्जेम्प्ट है, तो आपने उसे नेट पे ही रहने देना है। और अगर उसने कहा कि भाई वो ग्रांट या सब्सिडी टैक्सेबल है, तो आपने उसको ऐड बैक कर देना। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये जो छोटी सी एग्जांपल ये इसके पॉइंट नंबर 10 के साथ लिख लें ताकि आपको याद रहे कि इसको हमने कैसे देख रहा है। चले आगे, पॉइंट नंबर 8 के ऊपर आया। Wherein the acquisition of an asset by a person is the derivation of an amount chargeable to tax, the cost of the asset shall be the amount so charged plus any amount paid by the person for the asset. एक पर्सन है, वो उसका काम है इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करना, वो सर्विसेज दे रहा है और मिसाल के तौर पे वो टैक्स की रिटर्न फाइल करके देता है लोगों की। तो उसने एक शॉपकीपर की टैक्स की रिटर्न फाइल की। जब शॉपकीपर उसको पैसे देने लगा उसकी सर्विसेज के, तो उसने कहा कि यार मुझे तुम ये पैसे ना दो, तुम्हारे शॉप पे एक यूज्ड लैपटॉप पड़ा है या जो भी लैपटॉप दूसरा पड़ा है, वो लैपटॉप तुम मुझे दे दो इन सर्विसेज के अगेंस्ट। सभी लगी बात की कि उसने सर्विसेज दी, उसने उस शॉपकीपर की टैक्स की रिटर्न फाइल की, और जब टैक्स की रिटर्न फाइल की तो पैसे लेने की बजाय उसने कहा ये जो ऊपर तुम्हारा लैपटॉप पड़ा है ना, ये लैपटॉप तुम मुझे दे दो। मिसाल के तौर पे उसने जो टैक्स की रिटर्न फाइल की उसके चार्जेस थे 20,000। उसका तो रेवेन्यू था ना, जो बंदे का काम टैक्स की रिटर्न फाइल करना है, सर्विसेज देना है, उसका तो ये रेवेन्यू ही हो गया। तो उसने रेवेन्यू अपना रिकॉग्नाइज किया 20,000 से। ठीक है, साथ में उसने मांगा क्या उससे कि भाई तुम मुझे पैसे ना दो, क्या दे दो, लैपटॉप दे दो। तो उसका लैपटॉप क्या बन जाएगा, एसेट। ऐसे ही है,
तो वो बंदा कहेगा यार तुम्हारा जो काम है वो 20,000 का है, लेकिन ये सिर्फ 20,000 नहीं, इसके साथ मुझे तुम थोड़ा कैश भी दो। तो मिसाल के तौर पे उसने 10,000 का कैश भी उसको दिया। तो अब इस लैपटॉप की जो कॉस्ट होगी दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जो आपने सर्विसेज दी वो, और अगर उसके साथ आपने कुछ कैश दिया, ये मिल के लैपटॉप की कॉस्ट बनेगी, दैट विल बी इट्स बैलेंसिंग फिगर। जो उसके ऊपर लिखी गई हुई रिटेल प्राइस होगी वो इसकी कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि आपने जो सर्विसेज दी वो ऐसी अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स थी वो, और साथ में अगर कुछ कैश दिया है तो वो, इट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप। इस लाइन को जरा दोबारा पढ़ें। वेयर द एक्विजिशन ऑफ द एसेट, एसेट को एक्वायर किया है बाय अ पर्सन, पर्सन ने कैसे एक्वायर किया है, इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। उस अमाउंट से उसकी कॉस्ट बनी है, उस अमाउंट से उसको एक्वायर किया है जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी, जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी। रेवेन्यू चार्जेबल टू टैक्स होता है ना, ऐसी अमाउंट से एसेट को एक्वायर किया है जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी। द एसेट shall be the cost of the asset, the cost of the laptop shall be the amount so charged। जो एसेट की कॉस्ट होगी shall be the amount so charged plus any amount paid by the person for the asset, any amount paid by the person for the asset। जो एसेट की कॉस्ट होगी ये डिराइव की जाएगी किससे, उस अमाउंट से जो चार्जेबल टू टैक्स है, और वो अमाउंट जो साथ में एडिशनली दी गई हो। इन दोनों अमाउंट से क्या चीज डिराइव की जाएगी, एसेट की कॉस्ट। लगी समझ? एसेट की कॉस्ट डिराइव की जाएगी उस अमाउंट से जो चार्जेबल टू टैक्स है, और उस अमाउंट से जो उसके साथ पे की गई है। इन दोनों अमाउंट्स को मिला के एसेट की कॉस्ट डिराइव की जाएगी। कौन सी? यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि एसेट की कॉस्ट गिवन नहीं होगी तो आपने निकालनी है ना। तो आपने एसेट की कॉस्ट कैसे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप कैसे निकाली है, वो सर्विसेज जो आपने उसको दी, टैक्स की रिटर्न फाइल करके दी, आपका रेवेन्यू, और उसके साथ जो आपने कैश दिया वो, इन दोनों अमाउंट को मिला के जो अमाउंट बनेगी वो एसेट की कॉस्ट होगी। ठीक है, अब हो सकता है कि इस एसेट के ऊपर जो लेबल लगाओ इसके प्राइस का वो 50,000 लगाओ, तो हमारे लिए एसेट की कॉस्ट क्या होगी, 30,000। सही है। तो ये एक कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जो स्पेसिफिक नेचर के सिनेरियोज हैं। तो इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि बैलेंसिंग फिगर जो होती है दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये आई कैप किसी भी एंगल में पूछ सकता है। तो दिस इज वन ऑफ दिस सिनेरियोज। जो 9 नंबर पॉइंट है वो सेम यही है, वो सेम यही है। फर्क कितना है कि हो सकता है कि जो वो ऐसी सर्विसेज दे रहा था जो चार्जेबल टू टैक्स थी, तो आपने वो लिख ली यहाँ पे। हो सकता है वो ऐसी सर्विसेज दे रहा हो जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो, जिसमें टैक्स वाला कहता हो कि टैक्स लगता ही नहीं है, तो फिर आपने वो अमाउंट और जो कैश पे किया है उसको ऐड करके एसेट की कॉस्ट निकाले। सही है, सेम सिनेरियो है, कोई फर्क नहीं है। हमने तो यहाँ पे ये पढ़ा है ना कि रेवेन्यू एक ऐसी अमाउंट जो कि चार्जेबल टू टैक्स है वो, प्लस ऐसा कैश जो पे किया है, ये मिल के एसेट की कॉस्ट बनेगी। अगले पॉइंट के अंदर से कहा कि हो सकता है कि वो जो सर्विसेज देता हो वो चार्जेबल टू टैक्स ही ना हो, तो फिर वो जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहा है वो और जो कैश अमाउंट दे रहा है वो, ये मिलके क्या बन जाएगी, एसेट की कॉस्ट। तो नीचे वाला जो पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट है, दैट इज जस्ट द रेपिटेशन ऑफ पॉइंट नंबर 8। फर्क कितना है
कि पॉइंट नंबर 8 के अंदर वो एक ऐसी अमाउंट की बात कर रहा है जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, और पॉइंट नंबर 9 में वो सिर्फ ऐसी अमाउंट की बात कर रहा है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जी कोई पॉइंट इसके अंदर, कोई क्लैरिटी? इसके नीचे बाकी 11 नंबर पॉइंट वो कह रहा है कि बोर्ड जो है वो जंगल का बादशाह है, तो वो जो से मर्जी चाहे रूल्स रखे एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। तो जंगल के बादशाह कुछ कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते। तो एग्जाम्पल नंबर 11 चेक, नीचे जो 11 के नीचे एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेट ही करेगी ये सारी चीज़ें। इसको रीड आउट कर लेते हैं। बुरेवाला एक्सप्रेस लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंपोनेंट्स पार्ट फॉर ऑटोमोबाइल असेंबली इंडस्ट्री। On 1st January 2021, BEL took a loan of $1 million from GHI Bank USA. लोन लिया है फॉरेन करेंसी में, लोन लिया है फॉरेन करेंसी में, which was utilized for purchasing the asset. The loan is repayable in 10 equal installments in US dollars. 10 installments देनी है US dollars के अंदर। The rate of exchange on 1st January 2021 was $1 equal to 98। यानी कि 1 जनवरी जिस दिन उसने लोन लिया है $1 मिलियन का, उस दिन $1 कितने का है? 98 रुपए का। And the loan liability was recorded in the books of BEL at rupees 98 million. Obviously जिस दिन लोन लिया है उस दिन जो रेट है उसके मुताबिक ही आपने लोन की लाइबिलिटी भी निकाल ली, लगा ली। एसेट डेबिट कर लिया होगा, कॉस्ट और लाइबिलिटी क्रेडिट। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन जून 2022। 1 जनवरी को लोन लिया था, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है जून 2022 में, but was only commissioned for use on 31 जुलाई 2022। The total amount spent by BEL on the plant was rupees 200 million। उसमें जो टोटल अमाउंट स्पेंड हुई है 200 मिलियन है। और 1 जुलाई 2022 द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान voluntarily paid BEL rupees 10 million as a subsidy। ठीक है जी, सब्सिडी दे दी है उसने इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंस्टॉल्ड इन दी प्रोजेक्ट, यानी कि उसने उसको सब्सिडी दे दी है। अब ये सब्सिडी का नाम सुनते ही जो माइंड में बात आती है वो ये देखना है कि ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, ठीक है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ $100 टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ द $, लोन was paid to GHI Bank on 30 जून 2023। पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून को दी है। The rupee equivalent to $1 lakh at the then rate of exchange was rupees 10 million, that is $100। उसे $1 लाख की जब पेमेंट की तो डॉलर का रेट क्या हो चुका था? 2 रुपये से बढ़ गया था। सही है। अब इसने कहीं पे ये नहीं लिखा कि सब्सिडी एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, तो जहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट होगा वहाँ पे सब्सिडी को क्या कंसीडर किया जाएगा? एग्जेम्प्ट। सही है। तो अब अगर आप इसको स्टार्ट करें तो देखिए उसने बताया था लोन लिया 98 मिलियन का लोन था, लेकिन प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट थी प्लांट की वो कितनी है? 200 मिलियन। तो आपका नीचे देखिए उसने कॉस्ट ऑफ द प्लांट ली हुई है 200 मिलियन। इसमें 98 मिलियन का लोन था, बाकी हो सकता है उसके ऊपर कुछ कमीशनिंग की कॉस्ट, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, उस पर इरेक्शन की कॉस्ट, ठीक है, ये सारी कॉस्ट आके वो 200 मिलियन का आपकी कॉस्ट बन गई। अब स्टार्ट जब हमने जब भी करना है तो हमेशा सब्सिडी को नेट करना है। तो उसने देखिए सब्सिडी को 10 मिलियन से लेस किया हुआ है उसकी कॉस्ट के अंदर।
और 200 लाख की उसने फ्लक्चुएशन डाल के कॉस्ट ऑफ द प्लांट निकाली हुई है। सिंपल एज द केस। ये अब 2 लाख उसने कैसे निकाला है पता चला, कुछ आइडिया हुआ है इसका? जब उसने लोन लिया था तो डॉलर कितने का था? 98 का। तो जब उसे वापस किया तो डॉलर कितने का हो गया? 100 का। तो 2 रुपए से क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। और उसे कितने डॉलर दिए? 1 लाख डॉलर्स दिए। तो टोटल अमाउंट लॉस हो गया हमें। तो लॉस टोटल अमाउंट का कितना हो गया? 2 लाख का। और अगर फॉरेन करेंसी में लोन लिया हो और अगर आपका लॉस हो जाए उस लोन को पेमेंट करते टाइम, इस लॉस को क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड कर देंगे। लॉस डेबिट होता है, कॉस्ट डेबिट होती है, तो डेबिट दोनों में ऐड कर देंगे। अगर यही क्रेडिट होता यानी कि कम हो गया होता तो ये क्रेडिट था, इनकम थी, इनकम क्रेडिट होती है, कॉस्ट डेबिट होती है, तो उसमें से लेस करते हैं। तो इसको मैंने अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड कर देना। तो यहाँ पे देखें 200 मिलियन की जो कॉस्ट थी उसके अंदर उसने 2 लाख रुपया ऐड कर दिया। सही है। और इसी तरह 200 मिलियन की जो कॉस्ट थी प्लांट की, उसमें सबसे पहले उसने 10 मिलियन से क्या किया है? सब्सिडी को लेस। अगर उसे पता चलता कि ये दी गई सब्सिडी जो है वो टैक्सेबल है तो बाद में उसको क्या कर देता? ऐड बैक कर देता। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द प्लांट 190 आ गई। फिर प्लांट है, इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलता है, फिर उसने 15% से डेप्रिसिएशन चार्ज की है। ठीक है जी। ये यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है ख़त्म होता है कॉस्ट से रिलेटेड। आगे इसके नीचे है कंसीडरेशन रिसीव्ड का। इसके अंदर ना 2 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है कंसीडरेशन रिसीव्ड में, और ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको मैं देख लेते हैं दोबारा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, कंसीडरेशन रिसीव्ड का एक असूल है, हमने क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ दी होती। यहाँ पे देखिए एक बात लिखी है कि जो कंसीडरेशन रिसीव्ड होगी दैट विल ऑलवेज बी हायर ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो ये चीज़ हर क्वेश्चन में दी नहीं होती। हर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि जी इतने का बेच दिया, तो वो हम कंसीडरेशन रिसीव में लिख लेते हैं। लेकिन इन केस कहीं पे फेयर मार्केट वैल्यू दी गई और वो हायर हुई तो कंसीडरेशन रिसीव में क्या लिया जाएगा? विच एवर इज हायर ऑफ। ये याद रखनी है बात। ये क्योंकि इस सेक्शन के अंदर बात लिखी थी कि कंसीडरेशन रिसीव होती क्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पढ़ी है। कंसीडरेशन रिसीव बाय अ पर्सन और डिस्पोजल ऑफ एसेट शैल बी हायर ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द पर्सन फॉर द एसेट। एसेट को बेचने से जो पैसे हैं, या द फेयर मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसीडरेशन रिसीव्ड इन काइंड डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर आपने कोई चीज बेची है तो रिटर्न में आपको कोई और चीज मिल गई है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव्ड इन काइंड। आपने कोई चीज बेची तो रिटर्न में पैसे नहीं मिले, बल्कि रिटर्न में कोई और चीज मिल गई, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो विच एवर इज हायर। तो ये बात याद रखनी है, कंसीडरेशन रिसीव्ड विल ऑलवेज बी विच एवर इज हायर
जो पैसे मिले या फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये रूल आपने हर जगह अप्लाई करना है, ठीक है, जहां पे दोनों चीजें दी गई। पॉइंट नंबर 2 देख ले, जहां पे कोई एसेट लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसकी जो कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड होगी वो जो कंपनसेशन मिलती है उसके लॉस्ट होने पे या डिस्ट्रॉय होने पे उसको कहते हैं। हम तो नॉर्मली ये कहते हैं ना, चीज को बेच दिया तो जो पैसे आए वो कॉन्सिडरेशन रिसीव है। अब अगर कोई चीज लॉस हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो बेची तो नहीं, इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए, तो जो इंश्योरेंस वालों ने पैसे दिए होंगे वो हमारी क्या होगी, कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड। तो ये बात यहाँ पे लिख रहा है। या फिर कोई आपका केस था और केस में सेटलमेंट हो गई, तो वो जो सेटलमेंट है वो आपकी कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड हो जाएगी, या जुडिशियल डिसीजन। तो वेयर एन एसेट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बाय अ पर्सन, द कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड फॉर द एसेट shall include any compensation, indemnity or damages received by the person under insurance policy, settlement or judicial decision। तो कॉन्सिडरेशन रिसीव को हमेशा यही नहीं समझना कि चीज जब बेचूंगा तो जो पैसे आएंगे वही कॉन्सिडरेशन रिसीव है। इन 3 जगहों से भी पैसे आए तो वो भी क्या होते हैं, कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड। The consideration received of an asset treated as disposal of section 75 shall be the fair market value of the asset determined at the time it is applied to personal use or discarded or ceased to be used in business as the case may be। ये बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं कई दफ़ा कि अगर आप पर्सनल एसेट को या आप बिजनेस के एसेट को पर्सनल यूज में लेके आते हैं, एक गाड़ी आपकी 6 महीने बिजनेस में चल रही थी, आप उठा के ले आए पर्सनल यूज में, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जिस दिन वो चीज़ पर्सनल में आएगी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, वो फेयर मार्केट वैल्यू उसकी बिजनेस की कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड हो, ठीक है। तो ये बात हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, जरा पॉइंट नंबर 5 पे आए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 है, और अगर आपको याद हो ये पॉइंट मैं क्लास में करवा चुका हूँ और मैंने कराते वक्त आपको बताया भी था कि ये यहाँ से उठाया है। Where 2 or more assets are disposed of by a person in a single transaction and the consideration received for each is not specified, the total consideration received by the person shall be apportioned among the assets disposed of in proportion to their respective fair market value determined at the time of the transaction। ये याद है किसी को? याद है? कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? हाँ, ये वो क्वेश्चन किया था कि अगर आपने 2-3 चीजें बेच दी है इकट्ठी और उनकी एक ही कॉन्सिडरेशन रिसीव हुई है, ठीक है, कैपिटल गेन्स के अंदर पड़ा था, तो अगर 2-3 आइटम्स अगर हमने बेचे हैं और उनकी इकट्ठी कॉन्सिडरेशन रिसीव हुई है तो उसकी कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड को अपोर्शन करेंगे उनकी फेयर मार्केट वैल्यूज के मुताबिक, ठीक है। तो ये पॉइंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, और ये वाला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसे पढ़ भी चुके हैं, तो इसके ऊपर बाकायदा क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये यहाँ से आपका ये कॉन्सिडरेशन रिसीव भी खत्म हो जाता है, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है सिवाय इन 1-2 पॉइंट्स के। अच्छा, अब आपका एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, स्पेकुलेशन बिजनेस का, वो निकाल ले जरा। पेज नंबर 73। ये जो कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड है, इस पे वो स्कल्पचर्स वाला किया था सवाल, याद है किसी को? पेंटिंग स्कल्पचर्स वाला। अच्छा, ये निकाले पेज 73।
पेज नंबर 73 निकालिएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस का जब हम हेड ऑफ इनकम पढ़ते हैं वहां पे हम एक चीज पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो पढ़ा था ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में, ठीक है। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इस हेड को हम दो में क्लासिफाई करते हैं हमेशा, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस। ये काफी कम पूछता है आई कैप, लेकिन पूछता है तो अभी हमें पढ़ना तो पड़ेगा फिर भी। तो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस अब स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। स्पेकुलेशन बिजनेस पढ़ने से पहले इसकी नीचे लिखी हुई है टैक्स इम्प्लीकेशंस फॉर स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस के ऊपर टैक्स वाले की क्या क्या इम्प्लीकेशंस है टैक्स की, ये पढ़ते हैं पहले। द बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सन। ये जो बिजनेस है, ये जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनसे अलग ट्रीट किया जाएगा, यानी कि इसकी इनकम अलग ट्रीट की जाएगी, इसका लॉस अलग ट्रीट किया जाएगा, इसकी ट्रीटमेंट सारी अलग होगी स्पेकुलेशन बिजनेस की। नॉर्मल बिजनेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दैट इज अ सेपरेट बिजनेस एंड इट इज अ सेपरेट बिजनेस। लेकिन क्लासिफाई इनकम फ्रॉम बिजनेस के एक हेड में ही होगा। This part shall apply separately to the speculation business and the other business of the person. Apportionment of the deduction shall apply as if the profits and gains arising from a speculation business were a separate head of income. अगर आपके कंबाइंड खर्चे हुए, एक ऐसी जगह पे आप बैठे थे कि जहां पे जो बिजली के मीटर का बिल था वो कंबाइन आ रहा था और वहां पे बैठ के आप दोनों तरह के काम कर रहे थे, ऑर्डिनरी बिजनेस भी चला रहे थे और स्पेकुलेशन बिजनेस भी चला रहे थे। तो वो जो बिजली का जो बिल था कंबाइन बिल, उसको क्या किया जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा, यानी कि इसको टोटली सेपरेट रखा जाएगा ऑर्डिनरी बिजनेस से। अगर कोई कंबाइन खर्चा हो रहा है तो उसको इसमें क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे, उसको अलहदा करेंगे, ये जानने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बिजनेस की क्या, इस बिजनेस में क्या एक्सपेंसेस आए, ठीक है। तो अपोर्शनमेंट आपको पता होगा, ये हमने सेक्शन 67 बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि जो अपोर्शनमेंट होती है वो हमेशा किन खर्चों की होती है, जो कंबाइंड हो, ठीक है। तो जो कंबाइंड खर्चे होते हैं उनकी अपोर्शनमेंट की जाती है। तो अगर कोई ऐसा खर्चा आ गया है जो दोनों बिजनेसेस का इकट्ठा हो गया है, अब उसको आपने अलग-अलग करना है तो फिर अपोर्शनमेंट करके करना है। Any profit and gains arising from the speculation business for a tax year computed in accordance with this part shall included in the person income chargeable to tax under the head income from business. Speculation business के ऊपर जो भी इनकम अराइज होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड ऑफ इनकम के अंदर क्लासिफाई की जाएगी। Any loss of the person arising from the speculation business sustained for a tax year shall be set off. अगर इसमें लॉस आ गया तो वो सेट ऑफ किया जाएगा only against the income of the person from any other speculation business of the person chargeable to tax for that year. Speculation business के अंदर अगर लॉस आया तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, सही है। ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेशन का लॉस ऑर्डिनरी की इनकम के साथ एडजस्ट हो जाए, सही है। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा, लगी बात क्लियर है। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा, अदर बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं किया जाएगा। If a speculation loss sustained by a person for a tax year is not wholly set off, लॉस इतना ज्यादा आया कि इनकम थी कोई नहीं स्पेकुलेशन की तो सेट ऑफ नहीं हुआ, तो फिर क्या करें, द अमाउंट ऑफ द लॉस नॉट सेट ऑफ shall be carry forward to the following tax year and applied against the income of any speculation business of the person in that year and so on. अगर आपका स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर लॉस आया, इसमें इनकम थी कोई नहीं, तो उस लॉस को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगले साल इसको एडजस्ट करेंगे किसके अगेंस्ट,
स्पेकुलेशन की इनकम